Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. इस चैनल में थार्मोडायनामिक्स का सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा था जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी 7 वीडियोस डिस्कस कर लिया है। आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 8 ऑफ दिस थार्मोडायनामिक्स सीरीज़। ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये वाला वीडियो इस चैनल का 50th वीडियो होगा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ। और आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहने से इस चैनल में 100, 200, 500 वीडियोस तक भी धीरे धीरे अपलोड होता रहेगा। कीप योर सपोर्ट विथ दिस चैनल। मैंने चैनल एनालिटिक्स से ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो व्यूअर्स रहते हैं मेरे चैनल का मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर नॉन सब्सक्राइबर्स। इफ़ यू सब्सक्राइब द चैनल सो ए लिटिल सपोर्ट विल गो अ लॉन्ग वे एंड इट विल मोटिवेट मी मोर टू क्रिएट गुड कंटेंट्स इन दिस चैनल। आज इस पार्ट ऑफ थार्मोडायनामिक्स सीरीज़ में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि थर्मोकेमिस्ट्री रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। एंथैल्पी क्या होता है, देन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन, रेजोनेंस एनर्जी, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोगों ने अगर उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट बॉन्ड एंथैल्पीज। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, उसका हर एक कॉन्सेप्ट और वो निकालते कैसे हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे विथ 2 न्यूमेरिकल्स। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। जब भी कोई 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो इस ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के लिए हम लोग को एनर्जी बाहर से देना पड़ता है। जब बॉन्ड हम लोग ब्रेक करते हैं तब एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है 2 एटम के बीच में देन एनर्जी इज़ रिलीज्ड। तो जितना एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने में 2 एटम के बीच में, वही 2 एटम के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब उतना ही एनर्जी रिलीज़ होता है। और जनरली ये एनर्जी मेजरमेंट्स जो होता है वो एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर जो एनर्जी की बात हम लोग करते हैं दैट इज़ एंथैल्पी। वी ऑलरेडी नो, हम लोगों ने डिस्कस किया है एट कांस्टेंट प्रेशर द एनर्जी चेंज इज़ इक्वल टू एंथैल्पी। यहाँ पे हम लोग इस एनर्जी रिक्वायरमेंट या फिर एनर्जी रिलीज़ को हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी से टर्म करते हैं। नाउ व्हाट इज़ बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कॉम्बशन एंड ऑल, तो हर एक डेफिनेशन में हम लोग 1 मोल ऑफ द कंपाउंड का बात कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम लोग जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हम लोग डिस्कस करेंगे वो 1 मोल ऑफ द बॉन्ड के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। Bond dissociation enthalpy is the amount of enthalpy required to break 1 mole of a particular bond in a given compound and
separate the resulting gaseous atoms or radicals from one another is known as bond dissociation एंथैल्पी। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक्चुअली क्या होता है, अगर हम लोग इस वाले बॉन्ड की बात करें तो 1 मोल ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और ब्रेक करने के बाद इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम होगा दैट इज़ ए एंड एक्स, वो अपने गैसियस स्टेट में रहेगा या फिर रेडिकल फॉर्म में रहेगा। तो 1 मोल ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करके जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को अपने गैसियस फॉर्म या फिर रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग को तब देना पड़ता है टू ब्रेक दिस बॉन्ड, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर दैट अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, क्योंकि हम लोग ये कांस्टेंट प्रेशर में बात करते हैं, सो दैट अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड इज़ नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सो ये डिफरेंट बॉन्ड्स के लिए डिफरेंट वैल्यू इसका रहता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द बॉन्ड एंड द नेचर ऑफ द एटम्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर। सो डिफरेंट बॉन्ड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग नेचर होगा और एटम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट होगा, इसलिए डिफरेंट बॉन्ड्स में इसका वैल्यू डिफरेंट रहता है। So let us take some examples. For example, the bond dissociation energy of H2 gas. So H2 gas जब ब्रेक होगा तब वो 2 H एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2 हाइड्रोजन एटम में वो कन्वर्ट हो गया इन गैसियस स्टेट। तो इसमें जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दैट इज़ प्लस 435.9 kilojoule per mole. Now why we are writing plus? Because जब भी हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या फिर एनर्जी रिक्वायर होता है तब वो पॉजिटिव होता है, और जब एनर्जी रिलीज़ होता है तब वो निगेटिव होता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन द लास्ट वीडियो। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है क्योंकि एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी हम लोग को देना पड़ रहा है इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए। सो दिस रिएक्शन इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज़ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सो नेक्स्ट लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। सो H2O मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड रहता है। दिस इज़ H2O। तो यहाँ पे 2 OH बॉन्ड है। हम लोग ईच एंड एवरी OH बॉन्ड को एक एक करके डिसोसिएट करेंगे। सो अगर H2O जो है वो गैसियस स्टेट में रहा और इसको हम लोग एक बॉन्ड हम लोग डिसोसिएट करवाए तो ये हो जाएगा OH गैसियस प्लस H गैसियस। इसमें जो एनर्जी हम लोग को रिक्वायर होता है दैट इज़ प्लस 497.8 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हम लोग का काम ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स को हम लोग को अलग अलग करना है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो है वो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को हम लोग को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो 1 हाइड्रोजन तो अलग हो गया, लेकिन 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन अभी तक एक साथ है, तो इसको भी हम लोग सेपरेट करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप होगा OH गैसियस दैट डिसोसिएट्स इनटू H गैसियस प्लस O गैसियस। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर होता है दैट इज़
28.5 किलो जूल पर मोल। दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। सो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हो कि पहले वाला एनर्जी, फर्स्ट स्टेप में जो एनर्जी रिक्वायर हुआ था दैट इज़ ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट स्टेप, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। हर एक कंपाउंड के लिए फर्स्ट बॉन्ड जो हम लोग ब्रेक करेंगे उसका एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगा, और सेकेंड बॉन्ड जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो उसका एनर्जी लेस रिक्वायर होगा। ये हर एक कंपाउंड में एप्लीकेबल नहीं होता है। थोड़ी देर में हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। सो ये डिपेंड करता है इस फ्रेगमेंट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के ऊपर और बॉन्ड नेचर के ऊपर। सो नाउ एक मॉलिक्यूल में जब एक से ज़्यादा बॉन्ड होता है तो अब हम लोग को डिफरेंट नंबर्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मिलेगा। जैसे कि H2O मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड था तो इसलिए हम लोग को 2 वैल्यू मिला बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। अभी हम लोग पूरे मॉलिक्यूल के लिए इन जनरल कैसे बताएंगे कि बॉन्ड एंथैल्पी कितना होता है। सो जब हम लोग बात करेंगे कि एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट मान ले x है, तो हम लोग इन जनरल पूरे मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे। हम लोग तो ये नहीं बोलेंगे कि H2O मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल उसका फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतना अमाउंट x1 अमाउंट लगता है, सेकेंड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए x2 अमाउंट लगता है। ऐसे हम लोग बात नहीं करते। हम लोग ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल के लिए बोलते हैं कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट है। तो वो वाला ओवरऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हम लोग कैसे निकालते हैं और इसको क्या नाम देते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। और वो हम लोग निकालते कैसे हैं? सो बॉन्ड एंथैल्पी इज एक्चुअली, बॉन्ड एंथैल्पी is the average value of the bond dissociation enthalpies ऑफ ए मॉलिक्यूल। सो जैसे कि हम लोग को अगर H2O मॉलिक्यूल के बारे में बात करना है तो H2O मॉलिक्यूल में हम लोग को 2 वैल्यू मिला है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे, तब हम लोग को मिलेगा बॉन्ड एंथैल्पी, जो कि हम लोग इन जनरल ओवरऑल मॉलिक्यूल के लिए बात करते हैं। तो पूरे मॉलिक्यूल के लिए हम लोग बोलते हैं कि उसका बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, जो कि एवरेज वैल्यू होता है ऑफ द 2 इंडिविजुअल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज। जैसे कि H2O मॉलिक्यूल के लिए वो क्या होगा, सो फॉर H2O ये बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगा 497.8 प्लस 428.5 divided by 2, that is 463.2 किलोजूल पर मोल। लेकिन H2 मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है और एक ही बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सेपरेट कर लिए थे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वही बॉन्ड एंथैल्पी है। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है वही बॉन्ड एंथैल्पी होता है। सो नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, जैसे कि मीथेन मॉलिक्यूल के लिए। सो मीथेन मॉलिक्यूल का 4 बॉन्ड होता है, एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है 4 हाइड्रोजन के साथ। सो मीथेन मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट, फर्स्ट बॉन्ड अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये हो जाएगा CH3 गैसियस प्लस हाइड्रोजन गैसियस। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है दैट इज़ 427 किलोजूल पर मोल। अभी हम लोग इस फ्रेगमेंट का सेकेंड बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा CH2 गैसियस प्लस हाइड्रोजन
गैसियस, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा दैट इज़ 429 किलो जूल पर मोल। नाउ हम लोग थर्ड वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे होगा CH गैसियस प्लस H गैसियस, और यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होता है 460.2 किलो जूल पर मोल। और लास्ट वाला बॉन्ड अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये हो जाएगा कार्बन गैसियस प्लस हाइड्रोजन गैसियस, और यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ 343.9 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ था, सेकेंड वाले में थोड़ा एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रहा है, थर्ड वाले में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रहा है, लेकिन लास्ट वाले में बहुत कम रिक्वायर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पहले इंक्रीज़ हो रहा है फिर डिक्रीज़ हो रहा है। सो इन जनरल हम लोग ऐसे कुछ बोल नहीं सकते कि कॉन्सिक्यूटिव बॉन्ड्स जब हम लोग ब्रेक करते रहेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा, ऐसे हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। हर एक स्टेप में एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो डिफरेंट होता है, और वो डिपेंड करता है अपॉन द फ्रेगमेंट दैट इज़ डिसोसिएटिंग। तो यहाँ पे अगर हम लोग मीथेन मॉलिक्यूल के लिए अभी बॉन्ड एंथैल्पी निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 427 प्लस 429 प्लस 460.2 प्लस 343.9 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि यहाँ पे 4 क्वांटिटी है इसलिए हम लोग को एवरेज लेना है, इसलिए हम लोग डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो ये आ जाएगा 415.2 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज़ द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर मीथेन मॉलिक्यूल। सो अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। तो जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक रिएक्शन का गैसियस स्टेट में रहता है तब हम लोग एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं बाय summation of the enthalpy required to break all of the bonds in the reactants and the enthalpy released in the formation of all the bonds in the products। तो हम लोग enthalpy of the reaction को ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि sum of enthalpies of breaking all bonds in reactants plus sum of enthalpies of formation of all bonds इन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों ही गैसियस स्टेट में रहना पड़ेगा, तभी जाके ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जब हम लोग बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी डालना पड़ता है या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, तो ये पॉजिटिव होगा, दैट इज़ एंडोथर्मिक। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जब प्रोडक्ट्स में, तब एनर्जी इज़ रिलीज्ड, सो ये नेगेटिव होगा, दैट इज़ एक्सोथर्मिक। और एक चीज़, एक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए जितना एंथैल्पी रिलीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगेन जब हम लोग वो बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं तब जितना एनर्जी रिक्वायर होता है दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। सो ये दोनों
मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, सिर्फ साइन में वो ऑपोजिट होंगे। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन शुड बी नेगेटिव बट बॉन्ड एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। So they are equal in magnitude but opposite in sign. So we can say enthalpy of formation, एक ही पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए हम लोग को बात करना पड़ेगा। डिफरेंट बॉन्ड अगर हम लोग ले ले तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सो अगर एक ही बॉन्ड के लिए हम लोग बात करें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी बट ऑपोजिट इन साइन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर करें तो बॉन्ड एंथैल्पी को भी स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों में ही नोट होना चाहिए, तभी जाके हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वरना फिर अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने लग जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर सकते हैं या फिर हम लोग ब्रेन ट्रेन सीरीज़ में न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकते हैं। और आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल। आई विल बी वेरी ग्लैड टू गेट ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। और नेक्स्ट जो टॉपिक्स रहेगा इस थार्मोडायनामिक्स सीरीज़ का ऑफ CBCS सिलेबस ऑफ सेकेंड सेमिस्टर, वो हम लोग इन द अपकमिंग वीडियोज़ डिस्कस करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।